आज हम अपनी इस सीरीज भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है संविधान की प्रस्तावना। अगर आपने मेरे पहले अपलोडेड तीनों वीडियोस देखे हैं तो अभी तक आप इस बात को समझ चुके होंगे कि हिस्ट्री के किसी भी फैक्ट को याद रखना या किसी भी इम्पॉर्टेंट डेट को याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर हम सब चीज़ों को आपस में रिलेट करते हुए, कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं तब। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। देखिए, प्रस्तावना के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसे क्या कारण थे कि प्रस्तावना को संविधान के अंदर जगह दी गई। देखिए, हम सब जानते हैं जो हमारे संविधान है उसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा को किस दायरे के अंदर रहकर अपना कार्य करना है और उस संविधान सभा के क्या लक्ष्य हैं, ये सब एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए प्रस्तावना को संविधान के अंदर जगह दी गई थी। आगे हम बात करते हैं कि प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना कहते किसे हैं। तो हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है ये हमारे संविधान के मूल आदर्शों का प्रतिबिंब है। कहने का मतलब है कि इस प्रस्तावना की चंद लाइनों के अंदर हमें संविधान के जितने भी मुख्य उद्देश्य हैं उन सब की एक ओवरव्यू देखने के लिए मिल जाती है हमें प्रस्तावना के अंदर ही। आप देखिए, संविधान की प्रस्तावना की इम्पोर्टेंस हम इसी चीज़ से देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे देश की संसद कोई कानून बनाती है, कोई संविधान संशोधन करती है, लेकिन अगर ये संशोधन संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे के विपरीत है तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर सकता है। तो इसी एक फैक्ट से हमें प्रस्तावना की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है। तीसरा प्रश्न ये उठता है कि ये प्रस्तावना कहाँ से ली गई। तो देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो के अंदर कि संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। उस अधिवेशन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को में से इस प्रस्तावना को लिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, तो हमें याद रखना है उद्देश्य प्रस्ताव से प्रस्तावना को लिया गया है। ये आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे संविधान में प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया, क्योंकि अमेरिकी संविधान ही ऐसा संविधान था जिसमें सबसे पहले संविधान के अंदर प्रस्तावना को समाहित किया गया था। तो अगर हमें प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तो हमें लिखना है अमेरिका से, टिक करना है अमेरिका पे। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई है, तो हमें ऑस्ट्रेलिया पे टिक करना है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार जल्दी से प्रस्तावना को पढ़ देती हूँ आपके सामने, क्योंकि आगे हम इसके एक एक शब्द को समझेंगे। तो जब मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी तो आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर रहना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रस्तावना के अंदर लिखा क्या गया है। तो देखिए, प्रस्तावना हमारी शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता और एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है हमारी प्रस्तावना। अब इस प्रस्तावना को हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, हमारी जो प्रस्तावना है संविधान में लिखी गई उसके 4 मूल तत्व हैं। अगर आपने इन 4 मूल तत्वों और इसमें लिखी हुई भावना को अच्छे से समझ लिया तो मैं आपको ये एश्योरिटी देती हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट जितने भी एग्जाम्स होते हैं, अगर प्रस्तावना में से वहाँ पर मेंस में कोई क्वेश्चन आ रहा है, रिटन पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, तो इन्हीं 4 तत्वों के अंदर से ही पूछा जाता है। अब ये देखेंगे ये 4 तत्व क्या हैं और उसमें क्या लिखा गया है। इसमें पहला तत्व जो है प्रस्तावना के मूल तत्वों में पहला तत्व है सत्ता का स्रोत।
देखिए, हम ये सब जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है हमारे देश के अंदर, सबसे ऊंचा माना जाता है। उसी में लिखे गए आदर्श हैं, उन्हीं को फॉलो किया जाता है। लेकिन हमारे संविधान में शासन और प्रशासन की शक्तियों का उल्लेख है। हमारा ये शासन प्रशासन अपनी शक्तियाँ प्राप्त कहाँ से करता है? तो हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सत्ता का स्रोत जो है वो भारत की जनता है। अभी हमने पीछे प्रस्तावना पढ़ी थी तो हमने देखा हमारी प्रस्तावना का शुरुआत के शब्द ही ये हैं, हम भारत के लोग। यानी कि शासन की जो शक्ति का स्रोत है वो भारत के लोग ही हैं। भारत के लोग ही अपने में से प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, वही भारत के शासन को चलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना का जो सेकंड मूल तत्व है उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे राज्य एवं सरकार का स्वरूप क्या है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि संविधान की प्रस्तावना में राज्य एवं सरकार के किस स्वरूप का वर्णन किया गया या उसके अनुसार क्या स्वरूप है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? देखिए, जब भारतीय शासन के स्वरूप या सरकार के स्वरूप के बारे में पूछा जाए तो हमें 5 शब्दों को इंक्लूड करना है। इन सभी शब्दों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की। तो देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सबसे पहले ये शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंदर प्रस्तावित किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ये हमें याद रखना है। दूसरी बात, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वो राष्ट्र होते हैं जो अपने किसी भी निर्णय को लेने के लिए बाध्य नहीं होते। ना तो कोई बाहरी शक्ति उन पर अपना प्रभाव डाल सकती है या दबाव डाल सकती है, ना ही कोई आंतरिक शक्ति। वो पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं अपने निर्णयों को लेने के लिए। इसे कहा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम समाजवादी कि समाजवादी क्या होता है। तो देखिए, समाजवादी राष्ट्र वे होते हैं जो अपने देश में रहने वाले हर तबके के जो लोग होते हैं उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करते हैं। उन पे जो उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर गवर्नमेंट का नियंत्रण रहता है। ऐसा नहीं है कंप्लीटली गवर्नमेंट का नियंत्रण रहता है, प्राइवेटाइजेशन भी होता है, लेकिन बहुत साम्य रहता है दोनों चीज़ों के अंदर। जैसे चाइना है, चाइना के अंदर साम्यवाद है, वहाँ पर उत्पादन के साधनों के अंदर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। लेकिन हमारा जो भारत देश है यहाँ पर गांधीवादी समाजवाद है या लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का या उनके उत्थान के लिए प्रयास किया जाता है। तीसरा शब्द जो है सरकार के स्वरूप को जो प्रदर्शित करता है वो है पंथ निरपेक्षता। हम सब जानते हैं हमारे संविधान के अंदर पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता का प्रावधान है। अब ये पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता है क्या? तो सीधे सरल शब्दों में हमें याद रखना है कि हमारा देश जो है इसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, या हम यूँ कहें कि देश में जितने भी धर्म हैं वो सरकार की नज़र में सारे धर्म समान होंगे। किसी को भी कोई विशेषाधिकार, किसी धर्म को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, न ही किसी धर्म के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इसमें जो शब्द है वो है लोकतंत्रात्मक। देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने लोकतंत्र की सबसे सरल परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। तो यही लोकतंत्रात्मक शासन का स्वरूप जो है हमारे द्वारा स्वीकार किया गया है कि यहाँ पर जनता अपने में से ही प्रतिनिधि चुनती है और वही आगे जाकर शासन को चलाते हैं। आगे है गणराज्य, इसको गणतंत्र भी कहते हैं। गण अगेन लोक या लोगों को कहा जाता है, तो लोगों का शासन। इसका अर्थ ये है कि देश का जो संवैधानिक प्रमुख होगा, जैसे हमारे यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, तो उनको जनता के द्वारा चुना जाएगा, वो वंशानुगत नहीं होंगे। अब हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन वो पद जो है वो वंशानुगत नहीं हो सकता है। तो यही इसके अंदर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है प्रस्तावना में उल्लेखित उद्देश्य एवं आदर्श। ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पर कि प्रस्तावना में उल्लेखित किन उद्देश्यों और आदर्शों का वर्णन किया गया है। अगर आपने मेंस RAS मेंस 2018 का पेपर देखा होगा तो उसमें यही इसी मूल तत्व में से एक क्वेश्चन बनकर आया था, न्याय के ऊपर। पढ़ेंगे इस मूल तत्व के अंदर क्या कहा गया है। प्रस्तावना में 3 तरह के उद्देश्य और मूल आदर्शों के बारे में लिखा गया है। पहला है न्याय।
न्याय के बारे में हमारे प्रस्तावना के अंदर 3 तरह के न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। अगर हम राजनीतिक न्याय की बात करें तो हमारे संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 18 वर्ष का प्रत्येक वयस्क जो है वो वोट देने के लिए या मताधिकार के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये तो हुए एक तरह से हमारा राजनीतिक अधिकार। इस तरह के बहुत सारे अधिकार हमें दिए गए हैं। अगर हम आर्थिक अधिकारों की बात करें तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। ये एक तरह का आर्थिक स्वतंत्रता है। अगर हम सामाजिक स्वतंत्रता की बात करें तो सामाजिक स्वतंत्रता के लिए भी हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि धर्म, लिंग, जाति, वर्ग के आधार पर किसी भी इंसान से किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हमारी ये जो सामाजिक न्याय है इनके संबंध में अनुच्छेद दिए हुए हैं मूल अधिकारों के अंदर भी। आगे बढ़ते हैं स्वतंत्रता। संविधान ने बहुत सारी स्वतंत्रताएं भी दी हैं नागरिकों को, उसकी भी झलक हमें प्रस्तावना में देखने को मिल जाती है। प्रस्तावना में कहा गया है, और अगर हम मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकारों में स्पष्ट रूप से 19 से लेकर 22 तक के जो मूल अधिकार हैं उसमें नागरिक स्वतंत्रताओं के बारे में कहा गया है। समानता या समता की बात भी हमारे प्रस्तावना के अंदर की गई है कि प्रत्येक नागरिक को राज्य की तरफ से समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मूल अधिकारों के संदर्भ में हम इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम अपने आंसर में मूल अधिकारों का रेफरेंस दे देते हैं कि इस मूल अधिकार में इस स्वतंत्रता के बारे में ये कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो इम्पोर्टेंट मूल तत्व है वो है अंगीकृत होने की तिथि। देखिए, हम सब जानते हैं हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हो गया था और इसी दिन से हमारे संविधान के करीबन 16 अनुच्छेद जो हैं इसी दिन से लागू हो गए थे। ये हमें याद रखना है। तो अंगीकृत होने की तिथि भी जो है प्रस्तावना के मूल तत्व का एक भाग है। तो ये 4 मूल तत्व अगर आपने अच्छे से समझ लिए हैं तो प्रस्तावना पर से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या पहले प्रश्नों को देख लेंगे। ये मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कि संविधान की प्रस्तावना में किन उद्देश्यों और आदर्शों की व्याख्या की गई है। इसको हमने पीछे अभी एक्सप्लेन किया है। इसमें तीनों तरह के जो हमने आदर्श और उद्देश्य पढ़े हैं, न्याय, स्वतंत्रता और समानता, इनको इलैबोरेट करके लिखना है आपको। ये क्वेश्चन जो है, संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय के विविध निहितार्थ बताते हुए विवेचना कीजिए कि उन्हें मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है। तो यही क्वेश्चन जो है मेंस के अंदर आया था, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राज्य के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो पीछे हमने 5 तरह के जो विशेषताएं पढ़ी थी वही जो है हमारे राज्य के स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। तो हमें अपने आंसर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, प्रस्तावना में उल्लिखित मूल तत्वों का वर्णन करते हुए बताइए कि इसे संविधान का सार क्यों कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन चारों क्वेश्चन को इस पूरी वीडियो होने के बाद खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मेंस को क्रैक करने का जो एकमात्र रास्ता है वो प्रभावी उत्तर लेखन शैली से होकर ही जाता है। तो आप इन चारों क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, तो आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं। ये आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड जो है किसने कहा था, किस राजनीतिज्ञ या किस नेता के द्वारा कहा गया था। लेकिन मैंने यहाँ पर अलग से इसलिए मेंशन कर दिया है कि कोई भी प्रश्न प्रस्तावना से रिलेटेड आता है तो प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग, प्रश्न की मांग के अकॉर्डिंग अगर आप इनमें से कोई शब्द उसमें इंक्लूड करते हैं प्रस्तावना के अंदर या प्रश्न की इंट्रोडक्शन के अंदर या सार के अंदर, तो उत्तर को प्रभावशाली बना सकते हैं। ये शब्द है संविधान का सार, संविधान की कुंजी। आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्रस्तावना को संविधान का सार कहा जाता है, संविधान की कुंजी, संविधान का अमूल्य अंग, संविधान की आत्मा या संविधान का परिचय पत्र। तो ये कीवर्ड्स को आप अपने आंसर्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आगे है, हमने ये देखा था
कि उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया था प्रस्तावना को। अब है ये कई बार प्री में फैक्ट पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से कब स्वीकृत किया गया था। तो हमें ये डेट याद रखनी है, 17 अक्टूबर 1948 को ये जो है संविधान सभा के द्वारा इसे अंतिम रूप से स्वीकृत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। एक क्वेश्चन तो ये बना, हमें याद रखना है अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। किस अनुच्छेद के द्वारा हुआ है? अनुच्छेद 368 के द्वारा हुआ है। किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। और इस संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो हमें ये भी याद रखना है, इस संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो जोड़े गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। संविधान की प्रस्तावना पर प्रभाव। देखिए, आजकल जिस तरह के प्री के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अनप्रिडिक्टेबल टाइप का क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, तो हम किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना पर किस देश की क्रांति का क्या प्रभाव देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा अनकॉमन है, सभी बुक्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़ना है इसको। हमारे संविधान की प्रस्तावना पर फ्रांसीसी क्रांति से 3 तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। कौन से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अमेरिकी क्रांति से राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रभाव देखने को मिलता है, और रूसी क्रांति से आर्थिक समानता का प्रभाव देखने को मिलता है। तो हमें ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो है ये पूछ लिया जाता है। इस संबंध में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाते हैं कि क्या प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है? स्पष्ट कीजिए। अगर ये हमें 100 शब्दों में पूछा जाता है तो हमें इन दोनों वाद जो हैं, इससे जुड़े हुए 2 इम्पोर्टेंट वाद हैं, उन दोनों के बारे में हमें कुछ कुछ लिखना होगा। देखिए, प्रस्तावना पर जो न्यायिक दृष्टिकोण है उससे संबंधित 2 इम्पोर्टेंट वाद हैं। पहला है बेरूबारी वाद 1960। देखिए, इस बेरूबारी वाद के अंदर क्या हुआ था कि संविधान का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी मात्र है। यह सिर्फ एक प्रेरणा का स्रोत है जिसके रहने या ना रहने से मूल उद्देश्यों पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। ऐसा कहा गया था बेरूबारीवाद 1960 के अंदर। पर इसके ठीक 13 साल के बाद केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का जब मामला हुआ था, उस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को बदलते हुए एक नया निर्णय दिया था। बताना चाहूंगी, ये जो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का मामला है, ये हमारे भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा वाद माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर पहली बार 13 न्यायाधीशों की बेंच जो है बैठी थी इसके डिसीजन के लिए। तो हमें ये भी याद रखना है। इसके अंदर उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने अपने पहले वाले निर्णय को बदलते हुए कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन फिर भी इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वो संशोधन ऐसा होना चाहिए कि प्रस्तावना के मूल ढांचे या उसकी मूल भावना में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। हम कोई ऐसा संशोधन कर सकते हैं जिससे प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है उसको मजबूती मिले, लेकिन उसके मूल ढांचे को कमजोर करने वाला संशोधन हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये अच्छे से ध्यान रखना है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है या नहीं, इससे रिलेटेड इन दोनों वादों को हमने ध्यान से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। ये कहा जाता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो न तो विधायिका की शक्तियों का स्रोत है, न ही उस पर प्रतिबंध लगाता है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो एक ओवरव्यू हमें देती है कि पूरे संविधान के अंदर क्या लिखा गया है। वो किसी तरह से किसी को कोई बाउंड नहीं करती है, ना ही किसी को बहुत शक्तिशाली पावरफुल बना रही है विधायिका को कि आप यहाँ से शक्ति, यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं उससे आप और पावरफुल हो जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आगे है, स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है हमारे संविधान के अंदर कि संशोधन का जो अधिकार है, प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार केवल संसद को है। इसके अलावा कोई भी प्रस्तावना के अंदर संशोधन नहीं कर सकता है, और ये गैर न्यायिक प्रकृति है। इसका भी ये वाद कई बार पूछ लिया जाता है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम
मदन गोपाल वाद था 1957 का। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि इसकी गैर न्यायिक प्रकृति है, यानी कि ये गैर वाद योग्य है, कि प्रस्तावना को लेकर कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता है कि जो प्रस्तावना के अंदर ये लिखा हुआ है तो हमें इसके अकॉर्डिंग ये अधिकार चाहिए, या ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रस्तावना जो है सिर्फ प्रेरणा का स्रोत मात्र है, आप उसे लेकर न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। आगे है, हमने पहले हम कुछ कीवर्ड्स पढ़े थे, उन्हीं कीवर्ड्स कौन सा वर्ड जो है किसके द्वारा कहा गया था ये अब हम देखेंगे। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, संविधान की कुंजी, संविधान की राजनीतिक कुंडली जो है ये के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को कहा था। पवित्र दस्तावेज कहा था प्रस्तावना को बी.आर. अम्बेडकर ने। संविधान का आभूषण कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। ये फैक्ट्स हैं, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। संविधान की कुंजी कहा था अर्नेस्ट बार्कर ने। संविधान का परिचय पत्र कहा था N.A. पालकीवाला ने। एक चीज और यहाँ पर बताना चाहूंगी, देखिए हमने शुरू में कीवर्ड्स में एक और पढ़ा था संविधान की आत्मा। तो देखिए, जब भी डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको प्री में पूछा जाए कि संविधान की आत्मा निम्न में से किसे कहा जाता है, अगर आपको वहां पर प्रस्तावना ऑप्शन में दिख रहा है तो आपको वहां पर प्रस्तावना पे ही टिक करना है। लेकिन अगर वहां पर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर लिखा जाता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आपको प्रस्तावना पर टिक नहीं करना है। उस केस में आपको अगर बी.आर. अम्बेडकर का जिक्र किया गया है तो बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का जो अनुच्छेद है उसे संविधान की आत्मा कहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन की पूछी गई मांग के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। अगर सीधा पूछा गया है प्रस्तावना संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो आपको प्रस्तावना पे टिक करना है। अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम लेकर के पूछा जाता है तब आपको अनुच्छेद 32 जो है उसको टिक करना है। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे राज्य और संघ के बारे में पढ़ेंगे, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।